हेलो पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज का हमारा टॉपिक है सन्यात सेन। हम उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे चीन में गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार की, कौन कौन से संघर्षों का उन्हें सामना करना पड़ा था और किस तरह से आखिर में जाकर उन्होंने चीन में गणतंत्र की स्थापना कर ली और राष्ट्रपति के रूप में उन्हें ये पद स्वीकार करना पड़ा। तो किस तरह से उन्होंने ये सब किया उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ। सन्यात सेन चीन के क्रांतिकारी नेता के रूप में जाने जाते थे तथा उन्होंने ही चीनी गणतंत्र की स्थापना की थी। चीन में उन्होंने गणतंत्र की स्थापना की थी। गणतंत्र अर्थात ऐसी शासन प्रणाली जिसमें परंपरागत जो एक राजा या रानी होते हैं उनके शासन से ये नहीं चलाया जाता है राज्य, बजाय जनता द्वारा जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसके द्वारा शासक चुने जाते हैं, जहां सत्ता जनसाधारण में ही निहित होती है। मतलब वहां के जनसाधारण ही अपने शासक को चुन सकते हैं, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। और चीन में गणतंत्र की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? सन्यात सेन को। सन्यात सेन पेशे से एक चिकित्सक माने जाते थे और चीनी गणतंत्र में इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता था। जिस तरह से हमारे देश में भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में हम जानते हैं, उसी तरह चीन में राष्ट्रपिता के रूप में सन्यात सेन को माना जाता है। जबकि चीनी जनवादी गणतंत्र में इन्हें लोकतांत्रिक क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। तो जनवादी जो गणतंत्र है वहाँ उन्हें लोकतांत्रिक क्रांति, जो लोकतंत्र को पाने के लिए जो क्रांति हुई थी उसका अग्रदूत माना जाता है। और डॉक्टर सन्यात सेन को आधुनिक चीन का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने निरंकुश शासन के विरुद्ध में बगावत का झंडा बुलंद किया और आगे चलकर उन्हें सफलता भी मिली। उन्होंने ही सबसे पहले निरंकुश शासन जो था चीन में उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, बगावत किया और उन्होंने बाकी लोगों को भी उसमें शामिल कर लिया। उन्होंने चीन में वही स्थान प्राप्त है जो भारत में महात्मा गांधी को। हवाई द्वीप पहुंचकर 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मिशन स्कूलों में रहकर पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण कर ईसाई धर्म अपना लिया। 13 वर्ष की अवस्था में क्या होता है कि वो मिशन स्कूलों में पढ़ाई करते हैं और वहाँ से वे पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करते हैं और वे उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं, जिससे ईसाई धर्म में उन्होंने अपने आप को परिवर्तित कर लिया। सन 1879 में चीनी मजदूरों के दल के साथ हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु पहुंचने पर उन्हें अनुभव हुआ कि अंग्रेज़ी शिक्षा अनिवार्य है। तो 1879 में वो क्या करते हैं कि चीनी मजदूरों के दल के साथ वे हवाई द्वीप पर पहुंचते हैं जिसकी राजधानी होती है होनोलुलु। और वहाँ पहुँचने पर उन्हें यह अनुभव होता है कि पाश्चात्य जो शिक्षा है, जो अंग्रेज़ी शिक्षा है, किस तरह से अनिवार्य है हर रूप से। और उन्होंने जिस तरह से ईसाई धर्म में भी खुद को परिवर्तित कर लिया था तो उन्हें और भी अंग्रेज़ी शिक्षा की महत्व को उन्होंने और भी अच्छे से समझ लिया था। 3 वर्षों बाद 16 वर्ष की अवस्था में वे अपने देश लौटते हैं और वहाँ समाज में प्रचलित दासतापूर्ण मनोवृत्ति के विरुद्ध अपने विचार को व्यक्त करते हैं। तो कुछ वर्षों बाद जब वे 16 वर्ष की अवस्था में अपने गांव की ओर लौटते हैं तब उन्हें देखने मिलता है कि कितना वहाँ पे अंधविश्वास है, दासतापूर्ण प्रचलित है, उनकी मनोवृत्ति जो है दासतापूर्ण है वहाँ के लोगों की, और वे उसके विरुद्ध नारे बुलंद करते हैं। वो अपने विचार को भी व्यक्त करते हैं और उसे सुनकर जो उनके गांव वाले होते हैं वो उन्हें अधार्मिक कहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को ईसाई धर्म में भी परिवर्तित कर लिया था। इससे गाँव के लोग उनसे गुस्सा हो जाते हैं और वे उनके विचारों से सहमत नहीं होते हैं।
उसके बाद वे हांगकांग चले गए और वहाँ डॉक्टर हेज़र की सहायता से डॉक्टरी की पढ़ाई करने में उन्हें सफलता भी प्राप्त होती है। तो उसके बाद गांव से निकाले जाने के बाद वे हांगकांग चले जाते हैं, जहां वे डॉक्टर हेज़र की सहायता से उन्होंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। वे डॉक्टर हेज़र के अस्पताल का कुछ काम कर देते थे और उसके बदले में मिले हुए पारिश्रमिक से जो उन्हें जो पारिश्रमिक मिलता था, जो हर एक दिन के जो पैसे मिलते थे उनके हेज़र के अस्पताल में काम करने का, उससे वे अपने फ़ीस भरते थे। 6 वर्षों के उपरांत उन्हें डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त हो जाती है और यहाँ उनको क्रांतिकारी साथी लोहाचंग और चेंग शो मिलते हैं। तो उन्हें जब उनकी डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त वो जब कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उन्हें क्रांतिकारी साथी मिलते हैं जिनका नाम रहता है लुहाचंग और चेंग शो। वे सभी मिलकर चीन के निरंकुश सम्राट का जो तख्ता था वो पलटना चाहते थे। तो वो निरंकुश शासन जो चल रहा था चीन में, उसे ख़त्म करना चाहते थे और तीनों ने उत्तरी चीन और पीकिंग की यात्रा करके यह पता लगाया कि राजा तथा उनके अधिकारियों के अन्याय तथा भ्रष्टाचार से प्रजा बहुत कष्ट में है। तो आगे वो क्या करते, जो 3 साथी रहते हैं उनके, वो तीनों मिलकर जाते हैं। वे उत्तरी चीन और पीकिंग की यात्रा करते हैं। वहाँ जाकर उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ के जितनी भी प्रजा है वो निरंकुश शासन से परेशान है, आतंकित है, किस तरह से उन्हें कष्ट झेलना पड़ रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसे देखकर वे काफ़ी रुष्ट हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं और ये तीनों ये ठानते हैं कि हमें निरंकुश शासन को समाप्त करना होगा। वे फिर से हवाई द्वीप चले जाते हैं, जहां उन्होंने उन्नतिशील चीनी समाज की स्थापना की। तो वे वापस हवाई द्वीप चले जाते हैं उत्तरी चीन से और पीकिंग से, और उसके बाद वहाँ जाकर उन्होंने उन्नतिशील चीनी समाज की उन्होंने स्थापना की और चीन निवासियों को वहाँ पर संगठित किया। इसी बीच 1885 में चीन और जापान में युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें चीन की हार हो जाती है। उसके बाद जब वे वापस जाते हैं तो एक दल की स्थापना करते हैं, अपने लोगों चीनियों को संगठित करते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि 1885 में चीन और जापान के जो युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें चीन की हार होने लगती है। वे वापस अपने मित्रों के साथ चीन आ जाते हैं और यहाँ चीन ने जापान से हार मानकर फार्मोसा द्वीप पर अपना अधिकार छोड़ दिया और कोरिया की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। तो इस तरह से जब वे वापस आते हैं, तब वे देखते हैं कि चीन जो युद्ध होता है वो हार चुका होता है जापान से और उसे फार्मोसा द्वीप जो था उसे छोड़ना पड़ता है अपने अधिकार से, और कोरिया की स्वतंत्रता भी चीन को स्वीकार करनी पड़ती है। और ये उनके लिए काफ़ी अपमानजनक था। और इसके बाद उन्होंने कैंटन पर हमला बोल दिया। वे काफ़ी इसके विरुद्ध हो जाते हैं। वे अपने दल को संगठित करते हैं और आगे चल के इसके बाद उन्होंने कैंटन पर हमला कर दिया और उनके 3 साथियों को, जब वहाँ के जो लोग होते कैंटन पर जब वे हमला करते हैं तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होती है और कार्रवाई के रूप में उनके जो 3 साथी थे उन्हें फांसी दे दी जाती है और किसी तरह सन्यात सेन जो थे वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। 1905 में उन्होंने फिर क्या किया कि तुंग मेंग हुई नामक गुप्त दल का गठन किया। 1905 में वे फिर से एक दल का गठन करते हैं जिसका नाम होता है तुंग मेंग हुई, और इससे पहले उन्होंने उन्नतिशील जो संगठन की स्थापना की थी, हम लोगों ने जैसा देखा। और इस दल की शाखाएं दक्षिण चीन के भागों में ऐसी फैली कि वहां क्रांतिकारियों का संगठन तैयार हो गया। तो ये जो दल उन्होंने तैयार किया था वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है दक्षिण चीन के भागों में और क्रांतिकारियों का संगठन करता है, क्योंकि कोई भी वहाँ की जो प्रजा थी वो निरंकुश शासन से मुक्ति पाना चाहती थी। इसलिए तुंग मेंग हुई के संगठन में वे सम्मिलित हो जाती है। और तुंग मेंग हुई के 3 नारे थे। सबसे प्रथम जो नारा था वो था राष्ट्रीयता, दूसरा प्रजातंत्र और तीसरा समाजवाद। इनके उद्देश्य क्या थे?
इस संगठन के उद्देश्य क्या थे वो देख लेते हैं हम। इसके 6 उद्देश्य थे। सबसे पहला था गणतंत्र की स्थापना करना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो राजा रानी के जो भी शासन प्रणाली होती है उसे समाप्त करके जो सत्ता है वो जनसाधारण में निहित कर दी जाएगी। तो गणतंत्र की स्थापना इस तरह वे करना चाहते थे। दूसरा था विश्व में शांति लाना चाहते थे और मंचू वंश का विनाश करना चाहते थे क्योंकि वे निरंकुश शासन चला रहे थे। भूमि का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। जापान के साथ मैत्री संबंध भी करना चाहते थे और देशों से अन्य देशों से भी सहयोग लेना चाहते थे ताकि वे प्रगति कर सके। 29 मार्च 1911 का दिन चीनी क्रांति के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसी समय राष्ट्रीय प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी। तो 29 मार्च 1911 को बहुत ही महत्वपूर्ण एक डेट माना जाता है, एक दिन माना जाता है जहाँ पर चीनी क्रांति के इतिहास का एक प्रमुख दिन है जिस दिन वहाँ पे गणतंत्र प्रजातंत्र की स्थापना की जाती है। कर्नल हुआन हुंग की अध्यक्षता में नानकिंग पर अधिकार कर लिया जाता है और सन यात सेन दिसंबर 1911 में जब स्वदेश लौटे तो उन्हें राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया जाता है। तो 1911 में क्या होता है कि क्रांति होती है और उसके बाद उन्हें सफलता भी मिलती है इस दल को और नानकिंग पे ये जो दल होती है वो अधिकार कर लेती है और सन यात सेन वापस आ जाते हैं 1911 में और वहाँ वे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए जाते हैं चीन में और इस तरह से गणतंत्र की स्थापना चीन में हो जाती है। उन्होंने फरवरी 1912 को शासन की बागडोर युवान शिकाई को दे दी। तो 1912 को क्या होता है कि वे अपनी शासन की जो बागडोर होती है वो युवान शिकाई को दे देते हैं और वे स्वयं रेलवे विभाग के अध्यक्ष बन जाते हैं। और आगे चलकर युआन जो होता है वो निरंकुश शासन की स्थापना करना चाहता है। वो नहीं चाहता था कि गणतंत्र की स्थापना हो, कोई भी जितने भी अधिकार हैं वो बाकी लोगों को प्रदान ना हो, उसमें अंकुश लगा दिया जाए, सारे अधिकारों में कटौती कर दी जाए। युआन शिकाई का यही एक उद्देश्य था और वो सन यात सेन का विरोधी हो जाता है आगे चलकर। और फिर सन 1915 में युआन के विरुद्ध विद्रोह होता है और युआन के पार्लियामेंट में निष्कासन के बाद सन यात सेन जो वहाँ से चले गए थे क्योंकि युआन शिकाई ने ही उन्हें जो रेलवे विभाग का जो उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था उस पद से उन्हें हटा दिया गया था युआन शिकाई द्वारा और फिर वे चले जाते हैं वहाँ से। लेकिन जब युआन शिकाई के विरुद्ध फिर से एक विद्रोह होता है और उसके पार्लियामेंट को भंग कर दिया जाता है तो जो सन यात सेन होते हैं वो फिर से वापस आ जाते हैं और 1917 में समानांतर गणतंत्र स्थापित कर अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों से मित्रता कायम करने की कोशिश करते हैं। सन यात सेन वे चाहते थे कि समानांतर गणतंत्र की स्थापना हो, अमेरिका, ब्रिटेन आदि से मित्रता हो, लेकिन ये हो नहीं पाता है। इसकी जो कोशिश की जाती है सन यात सेन से उसमें वे असफल हो जाते हैं और 1923 में रूस की सहायता से उनके दल कुओमिंगतांग की काया पलट हो जाती है। तो जिस तरह से मैंने एक दल का नाम बताया था तुंगमिंग हुई, ठीक है, तो उस दल का क्या होता है कि उस दल को परिवर्तित करके फिर से कुओमिंगतांग के नाम से जाना जाता है और 1923 में क्या होता है कि इस दल को रूस की सहायता प्रदान की जाती है जिससे इस दल की काया पलट हो जाती है और 1923 में शंघाई से भी जो ये दल होता है, ये जो चीन होता है, समझौता करता है और 1928 में चीन में सैनिक एकता भी स्थापित कर ली जाती है। 1931 को नए सामरिक संविधान का निर्माण भी किया जाता है और राजनीतिक आर्थिक प्रगति से चीन का पुनर्जागरण होता है। 1931 में क्या होता है, एक संविधान की स्थापना की जाती है, उसका निर्माण किया जाता है और राजनीतिक आर्थिक प्रगति से चीन का पुनर्जागरण होता है। फिर से उनमें एक नया एक जागरण के रूप में फिर से
उनका प्रादुर्भाव होता है, फिर से उनका उदय होता है एक नए संविधान के साथ चीन का, ठीक है। और 12 मार्च 1925 को मृत्यु के बाद चीन में उनके सिद्धांतों पर आधारित दल ने अपना कार्य जारी रखा। तो इस तरह से 12 मार्च 1925 को क्या होता है कि सन यात सेन की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वे गणतंत्र की स्थापना करने में, चीन में गणतंत्र की स्थापना करने में, एक संविधान की स्थापना करने में सफल होते हैं। और इसके बाद 1925 में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनके जितने भी सिद्धांत थे उस पर आधारित जितने भी दल थे वो उनका कार्य जो था वो जारी रखते हैं। अब इसके निष्कर्ष को हम देख लेते हैं। तो आधुनिक चीन के राष्ट्र निर्माण एवं एकीकरण में डॉक्टर सन यात सेन का नाम सर्वोपरि रहेगा। तो आधुनिक चीन में जो राष्ट्र निर्माण हुआ, जिस तरह से लोगों में एकता हुई, उन्होंने निरंकुश शासन के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की और उन्होंने किस तरह से एकीकरण किया चीन का, तो इसका श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर सन यात सेन को। इनका नाम हमेशा से सर्वोपरि रहेगा चीन में। सेन ने जिस तरह देशभक्ति की भावना, निस्वार्थ भावना से उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि निरंकुश शासन चीन से समाप्त हो जाए और लोगों में निहित हो जाए सत्ता, ताकि वे अपने जितने भी जनसाधारण है वो अपने शासक का चुनाव कर सके और किसी भी दबाव में ना रहे, किसी के अधीन ना रहे और ना ही उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े और सभी को समानतापूर्वक अधिकार मिले। इस तरह से उनके लिए चीन के राष्ट्रपिता के रूप में भी जाने जाते हैं। जिस तरह हमारे लिए हमारे राष्ट्र के लिए महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता के रूप में हैं, उसी तरह चीन में सन यात सेन जो थे उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में माना जाता है। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।